बैठ। हाँ जी, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखेंगे और जहाँ तक चैप्टर 1 का सवाल है, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही पूछा जाता है। तो हेडिंग दिया जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो जी, नाम से ही स्पष्ट है डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या हुआ? जिसमें दो ठो पोल हो। तो डाइपोल में हम लोग यहाँ बोलते हैं कि एक पॉजिटिव पोल और दूसरा निगेटिव पोल। मतलब समझो कि अगर दो पॉइंट चार्ज है, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू, और दोनों को जो है वेरी स्मॉल सेपरेशन पे रख दिया गया है। दोनों के बीच का गैप जो है अगर बहुत कम हो, तब उस अरेंजमेंट का नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक ना? सिंपल वे में बोल सकते हैं कि व्हेन 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, then this arrangement is called electric dipole। अब इसी में जो है एक टर्म है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, देखो जी, डाइपोल मोमेंट जो है उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। और डाइपोल मोमेंट का डिफिनीशन क्या है? ये जो दोनों चार्ज है उसमें से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखो, क्योंकि दोनों तो इक्वल चार्ज है, और दोनों के बीच जो गैप है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच के गैप को 2L से डिनोट करते हैं। तो 2L से क्यों? तो बोलेंगे कि देखो, जैसे हम लोग अक्सर जब भी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालते हैं तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं, यहाँ से r डिस्टेंस पर। तो इसी कारण से अगर ये L बोल दे, ये L बोल दें, तो बीच का गैप क्या हो गया? 2L। तो जनरली 2L से, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर जो है वो 2L से डिनोट किया जाता है। तो डाइपोल मोमेंट हो गया Q इंटू 2L। इसी को वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो इस 2L पे भी एरो देंगे। तो पूछा जाए कि अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर है डाइपोल मोमेंट का? तो बोलेंगे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। ठीक ना? यही हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक ना? डाइपोल मोमेंट क्या है? तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज के मैग्नीट्यूड एंड सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच का जो गैप है उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अगर इसका हम लोग यूनिट देखें, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, बोलो क्या होगा यूनिट? जाहिर है कूलम मीटर हो गया। अब अगर ये पूछा जाए डायमेंशनल इक्वेशन इसका क्या होगा, तो बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन हो गया कूलम हो गया I इंटू टी और मीटर हो गया L, यानी कि LTI। यही ना हो गया? ठीक। तो चलिए पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनीशन लिखा जाए। लिखे when 2 point charges, 2 point charges when 2 point charges of equal in magnitude
equal in magnitude and opposite in direction when 2 point charges of equal in magnitude and opposite in direction are placed very close to each other, then it is called electric dipole. Then it is called electric dipole. ठीक ना। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनीशन। अब जो है डाइपोल मोमेंट, आगे हेडिंग देंगे डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट के डिफिनीशन में लिखेंगे, ये तो कंप्लीट हो गया है ना। डाइपोल मोमेंट का डिफिनीशन क्या होगा, तो बोलेंगे क्या कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक ना, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge and separation between them. Separation between them. It is a vector quantity. It is a vector quantity. It is always directed from negative to positive charge. It is always directed from negative to positive charge। ठीक है। आप जो है इस फिगर को बना लें। अब देखिए, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप तो सर बोल दिए कि दोनों चार्ज के बीच का गैप बहुत कम होना चाहिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू के, तो कितने कम को समझेंगे बहुत कम? क्या कोई कहेगा बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है, क्या ये बहुत कम गैप है? 1 मीटर है, क्या ये कम गैप है? कि 1 मिलीमीटर है, ये कम गैप है? तो बोलेंगे कि देखो, कोई भी टर्म हो, मेजरमेंट हो, वो बड़ा और छोटा नहीं होता, वो किसी के कंपैरिजन में बड़ा और छोटा हो सकता है। यानी कि तुमसे कोई कहे बीच का गैप है 1 सेंटीमीटर, बोलो ये कम गैप है कि ज़्यादा गैप है? तो बोलेंगे कि नहीं, हम किसके तुलना में देख रहे हैं। अगर हमसे कहा गया कि यहाँ से 50 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तब 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा गैप। लेकिन अगर हमसे कोई कहे 2 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तब 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा नहीं रहा, तब मिलीमीटर में होता, तब उसको बहुत छोटा बोलते। यानी कि
कोई अगर तुमसे कोई ये पूछे कि चींटी बड़ा होता है कि छोटा होता है, तो चींटी को तुलना अगर हाथी से करोगे तो बहुत छोटा होता है, और इलेक्ट्रॉन से करोगे तो उसमें भी करोड़ों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है कि नहीं। इसलिए आप तुलना किससे कर रहे हैं उसके बेसिस पर बोलेंगे कि ये बड़ा है कि छोटा है। क्लियर है? ठीक। अब जो है इसको मिटा रहे हैं, लिख लिया ना। देखो वैसे तो जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें पूछ सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें पूछेगा कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जनरल पोजीशन पे, इसमें अलग अलग पोजीशन पर पूछेगा। तो हम लोग पहला जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं डाइपोल से रिलेटेड, न्यूमेरिकल नहीं थियोरेटिकल डेरिवेशन का बात कर रहे हैं। तो बोलेंगे क्या, इसके एक्सिस पर पॉइंट है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो इस लाइन पर कहीं पॉइंट रहता है ना, तो उसको हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर इस लाइन पर पॉइंट रहेगा तो इसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, यानी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन। और ना एक्सिस पर हो ना इक्वेटर पे हो तब समझ लो कि वो जनरल पोजीशन है, कोई और पॉइंट पर पूछा जा रहा है। तो हेडिंग दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड due to an electric dipole at axial position, हेडिंग तो दे दिया, नीचे लिखेंगे कंसीडर an electric dipole, of dipole moment P पे एरो दे देना। we have to find electric field at a distance r. We have to find electric field at a distance r, a small r, distance r, from the center of dipole, situated at its axial position, हाँ देखें, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज। जैसा कि बोले
दोनों के बीच का गैप हम लोग क्या लेते हैं, 2L। देखो ध्यान से, तो इस पॉइंट पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो हम इस पॉइंट को बोल दे रहे हैं M, इस पॉइंट को बोल दे रहे हैं N, इस पॉइंट को बोल दिए A। मुझे पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान से देखना, मान लो किसी कारण से क्लास छूट भी गया हो, यहाँ से तुम इसको पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे इस माइनस क्यू चार्ज के कारण और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है। तो रूल यही है, सिखाया गया था कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वहाँ एक टेस्ट चार्ज रखना। तो अगर एक टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो माइंड में सोचो यहाँ एक प्लस चार्ज रखा हुआ है। अब बोलो ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो क्या करेगा, तो माइनस क्यू चार्ज इसको अपने ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा। बोलेंगे ना हो तो बेहतर है, इसी को A बोल दे रहे हैं, इसको B बोल दे रहे हैं, और इसको हम M बोल दिए। तो अब बोलेंगे कि ये जो A है, चार्ज A अपना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया इधर, इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या रख दिए, EA। और ये जो चार्ज B है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो गया ना, क्योंकि ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट कर रहा और प्लस क्यू रिपेल कर रहा। पूछा गया तुमसे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, दोनों में कोई फर्क नहीं। एट M, इस पॉइंट M पर बतलाओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो थोड़ा सोच करके बतलाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड B का ज़्यादा होगा कि A का ज़्यादा होगा, सोच के बोलो। अरे तो देखो ये नज़दीक में है ना, तो ये जितना फोर्स लगा के रिपेल करेगा, ये कुछ दूर में है, उतना फोर्स लगा के अट्रैक्ट नहीं ना कर पाएगा। यानी जाहिर है B के कारण जो फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पर, वो फोर्स ज़्यादा होगा। तो बोलेंगे क्या कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया EB माइनस EA। समझ गया, कारण कि ये इधर जो वेक्टर है वो ज़्यादा वैल्यू का है और ये अपोज करने वाला कम वैल्यू का है, EB माइनस EA। ठीक, अब ये बतलाओ कि EB क्या लिखें। तो तुम ऑलरेडी पढ़े हुए हो कि कोई भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो अगर इसके लिए बात करें तो बोलेंगे KQ/R²। तो R² का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो बोलो ये डिस्टेंस कितना है, तो जाहिर है पूरा R है, ये L है, ये L है, ठीक है ना। तो R माइनस L बोलें क्या, यानी समझ लो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ L है और ये भी डिस्टेंस L है। तो ये हो गया R माइनस L होल स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा समझो, इस चार्ज A के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या बोलेंगे KQ/, ठीक ना। तो तुम कहोगे लेकिन यहाँ सर माइनस चार्ज है, तो बोले हैं ना कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, चार्ज प्लस हो चाहे माइनस हो, हम लोगों को प्लस ही लिखना है। बोलो जी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो R प्लस L है होल स्क्वायर। यही ना हम लोग जानते हैं, कोई भी सिंगल चार्ज रहेगा KQ/R² होता है, तो इसके लिए भी KQ/R², इसके लिए भी KQ/R², R अलग अलग है। अब सोचो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माने डिस्टेंस दोनों के लिए अलग अलग है ना। जैसे बोलने के लिए R² बोल रहे हैं, R माने क्या हुआ, उस चार्ज से डिस्टेंस। तो इसका जो डिस्टेंस है R माइनस L है, इसका डिस्टेंस क्या है R प्लस L।
अब देखो जी, यहाँ से के क्यू जो है वो कॉमन हो गया, बोलेंगे 1/r माइनस एल होल स्क्वायर 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सोचो, के जो है उसी को ना हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। अच्छा चलो लास्ट में बोल देंगे के क्यू। अब इसको जो है जाहिर है नीचे लिखेंगे ना, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो सोचो आर प्लस एल होल स्क्वायर आर माइनस एल होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, के क्यू। देखो जी, इसको अगर स्क्वायर करो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसको करोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? देखो जी, कुछ कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जी? तो के क्यू 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? चलो के को लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको समझना अच्छे से, ये 4 जो है इसको ऐसे लिख रहे हैं Q इंटू 2L R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि Q इंटू 2L को क्या बोला जाता है? डाइपोल मोमेंट ना, यानी कि जहाँ Q इंटू 2L है उसको हम लोग डिनोट करेंगे P से, और ये क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट है ना, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। और जहाँ तक सवाल है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, तो देखो जी आर का जो वैल्यू है, यही बात याद रखना है। जैसे तुमसे कोई ये पूछे ना कि डाइपोल है, ये बीच का गैप बहुत कम है, कैसे समझे? तो बोलेंगे कि आर का जो वैल्यू होना चाहिए वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L, यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है वो लेंथ इतना बहुत छोटा हो जाए अगर आर के तुलना में, तभी इसका नाम क्या पड़ता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। माने किससे कंपेयर करना, समझ गए ना? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस बहुत बड़ा होना चाहिए इन दोनों के बीच का जो गैप है उससे। इसलिए कोई कहे दोनों के बीच का गैप 1 किलोमीटर है, बोलो ये डाइपोल हुआ कि नहीं? तो बोलेंगे हुआ। अगर 100 किलोमीटर पे पूछा जा रहा है, 5000 किलोमीटर पे पूछा जा रहा है, तो 1 किलोमीटर भी छोटा डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन 1 सेंटीमीटर भी छोटा डिस्टेंस नहीं होगा अगर 1 मिलीमीटर पे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो ना? तो ठीक है, पहले तो ये जानना कि R बहुत बड़ा है, तो सोचो ना अगर R L से बहुत बड़ा होगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लोग लगभग क्या लिख सकते हैं? क्यों आर स्क्वायर? कारण कि अब इतना छोटा वैल्यू है, अब 1 करोड़ रुपया से 5 रुपया निकाल दिए तो उससे वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो बोलेंगे क्या? बिकॉज आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। अब देखो जी, अब इसी इक्वेशन को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू Q इंटू 2L को क्या बोल दिए? P
आर, और नीचे क्या बचा जी, आर टू दी पावर 4 ना, बोलो, एक आर कट गया, बोलो जी कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू, यही आ गया इलेक्ट्रिक। क्लियर? और देखो ये रिजल्ट क्या कह रहा है, हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़े हैं सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ बाई आर स्क्वायर, लेकिन डाइपोल के लिए देखो आर स्क्वायर के जगह RQ ना हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया RQ के। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछता है कि मोनोपोल, मोनोपोल माने सिंगल चार्ज, तो सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डाइपोल के लिए RQ के। आगे हम लोग क्वाड्रुपोल भी पढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल में NCERT बुक में है, उसके लिए जो है अलग वैल्यू आएगा। यानी फिलहाल ये याद रखना है डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड RQ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो इस रिजल्ट को भी थोड़ा याद करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सियल पोजीशन पर, तो इसको बोलना K 2p बाई RQ है ना, एकदम सिंपल, नोट करो। देखो ये भी बात जो है नोट में लिख दे रहे हैं, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है बोर्ड लेवल में। फर्स्ट पॉइंट में फॉर मोनोपोल यानी कि सिंगल चार्ज, ठीक ना, सिंगल कोई पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है याद रखना है आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और बोलेंगे फॉर डाइपोल, डाइपोल के केस में अभी हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो RQ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या कहो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RQ, ठीक है, इस बात को भी लिख लेंगे। तो हम लोग एक डेरिवेशन कर लिए एक्सियल पोजीशन का। अब अगला डेरिवेशन करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। और हूबहू अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, यही काम जब मैग्नेट पढ़ेंगे ना, तो मैग्नेट के कारण एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इक्वेटोरियल पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, हूबहू यही सब हम लोग पढ़ेंगे। तो एक ही बात जो है ना बहुत बार रिपीट भी होगा। जैसे आप कूलम्ब फोर्स पढ़े तो कभी ग्रेविटेशन 11th में पढ़े थे, तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी टाइप का ना था, यहाँ Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, वहाँ Gm1 इंटू M2, वहाँ भी देखना पढ़ाया गया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक जगह देखो अच्छे से पढ़ने से क्या होता है कि वो आगे जब पढ़ोगे तो उसका हेल्प मिलता है। और जब हम लोग सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, कभी अंदाज पे कोई एक चैप्टर लिए उसको खूब बढ़िया से पढ़े, फिर अगला को इग्नोर किए, तो सिलेक्टिव स्टडी में सफलता का चांस भी उसी टाइप का रहता है, हो भी सकता है नहीं हो सकता। मिटाया जाए। चलिए आगे हेडिंग दें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
an electric dipole at equatorial position ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जब पॉइंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। हाँ देखो जी, जैसे यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ है प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लोग 12 से डिनोट कर रहे हैं। जैसा कि मालूम है, ज़रूरत पड़ेगा डाइपोल मोमेंट लिखने का तो Q इंटू 12 लिखेंगे, इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोले। फिर से बोलो, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। देखो जी, इस लाइन पर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना इस पॉइंट पर, और ये जो डिस्टेंस r है वेरी वेरी ग्रेटर देन 12, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उससे बहुत ही बड़ा। चलो बढ़िया से देखना, सपोज करो इसको हम A नाम दे दिए और इसको B नाम दे दिए। हमको इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या सिखाए हैं, कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो क्या करना, वहाँ पर एक प्लस चार्ज यानी टेस्ट चार्ज रखो, टेस्ट चार्ज रखो और ये देखो कि इस टेस्ट चार्ज पर किधर फोर्स लग रहा, ठीक ना। इस टेस्ट चार्ज पर जो है फोर्स देखना है। तो सोचो, ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है ना। अब चलो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, अगर कहा जाए इसके कारण चार्ज बी जिसको बोले, इसके कारण बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तब तो इसको रिपेल करेगा कि नहीं, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी लाइन के लॉन्ग होगा, लेकिन ये रिपेल करते हुए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसको हम EB बोलते हैं। ठीक, समझना इसको। तो इस पर दो फोर्स लग रहा, एक इधर और एक इधर। सोच के बताओ, ज्यादा कौन फोर्स लगा रहा है, माइनस क्यू की प्लस क्यू, बोलो। तो बोलेंगे कि देखो, पहले तो ये दोनों चार्ज इक्वल है और जो डिस्टेंस यहाँ से है वही ना डिस्टेंस यहाँ से है, बोलो। तब A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो चाहे B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, कोई फर्क है क्या, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं। हाँ, डायरेक्शन का जरूर फर्क है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो सोचो, जितना इधर फोर्स लगे उतना इधर, तो रिजल्टेंट ठीक बीच से पास करेगा कि नहीं, यानी रिजल्टेंट इधर होगा, इतना तो जरूर हम लोग समझ गए। देखो, अब इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया। देखो, इतना स्पष्ट है ना कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। काहे, दोनों तो एक ही जैसा ट्रायंगल है ना। अब सोचो, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और जैसा कि तुम जानते हो कि कोई वेक्टर किसी लाइन से अगर थीटा एंगल बनाए
जैसे कि तुम पढ़ते थे, मान लो इधर लग रहा है फोर्स F, ये थीटा, तो इधर F cos थीटा, इधर F sin थीटा बोलते हैं ना। तो वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसको अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो बोलेंगे ना कि इधर हो गया ये cos थीटा और इधर कितना हो गया ये sin थीटा। क्या कोई दिक्कत है? ये cos थीटा, ये sin थीटा। अब चलो B के कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये थीटा है ना, तो इधर बोलेंगे जिधर थीटा हो उधर cos बोलेंगे, EB cos थीटा, और इधर क्या बोलें EB sin थीटा। ठीक, देखो जैसा कि तुम जान रहे हो कि EA कहो चाहे EB कहो, दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल है। EA इक्वल किसके है? EB के। कितने के इक्वल है? तो KQ बाई RA स्क्वायर, यही ना बोलते हो। तो R के जगह क्या लिखें? मान लो इसके कारण मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो बोलो R के जगह क्या लिखें? R तो हम इसको बोले हुए हैं, ये वाला डिस्टेंस ना R बोले हैं, और ये L है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट होगा क्या? क्योंकि मुझे तो चार्ज से डिस्टेंस देखना है, तो ऐसे बोलेंगे रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो, तो के क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या कुछ गड़बड़ है? चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो निकल गया, चार्ज A के कारण भी और चार्ज B के कारण भी। फिर एक बात सोचो, जितना ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड EB cos थीटा और उतना नीचे EA cos थीटा, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे EA cos थीटा इज इक्वल टू EB cos थीटा, हेंस it will be cancelled out। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, एक इधर है और एक उसके उल्टा, और दोनों इक्वल है, तब रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। लेकिन इस डायरेक्शन में देखें तो इधर ही ये साइन थीटा, इधर ही भी साइन थीटा, तो बोलेंगे क्या कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया कितना आ गया जी? ये साइन थीटा प्लस EB साइन थीटा, और तुमको मालूम है ना ये और EB इक्वल है, तब इसको हम चाहें तो 2EA साइन थीटा लिख दें। अब बताना 2EA, EA का वैल्यू क्या है? तो KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा जी? तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें K Q इंटू 2L डिवाइडेड बाई, देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर पावर 1 है ना, और यहाँ पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2 आया क्या? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया कितना आ गया? तो K इंटू P, Q इंटू 2L को आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। देखो एक्यूरेट रिजल्ट तो यही है। अगर मान लो ये डाइपोल नहीं भी होता, यानी R का वैल्यू 12 से बहुत ज़्यादा नहीं भी होता, तो इस आंसर को लिखने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जैसा कि मालूम है
आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 12 है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जहाँ लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, बिकॉज आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो देखो तो क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, के का वैल्यू कितना, के लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई, देखो ना एल स्क्वायर तो गायब हो गया, आर स्क्वायर पे पावर 3/2, 2 कट गया, आर क्यों आया। देखो तो पिछला रिजल्ट और इस रिजल्ट में क्या फर्क है, पिछला जो रिजल्ट है उसमें जो था 2p/r³ था, उसके ही हाफ है ना। ठीक है, बढ़िया सीखना कुछ बात जो बता रहे हैं। जैसे यहां से r डिस्टेंस पर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते तो उसके तुलना में यहां पहुंचेंगे तो हाफ हो जाएगा ना रिजल्ट। एक दूसरी बात डायरेक्शन का करते, देखो हम लोग अभी देखे थे एक्सियल पोजीशन पर यहां एक टेस्ट चार्ज रखे थे, तो तुम देखा था ना कि ये जो B है वो ज़्यादा फोर्स लगाया था और A जो है वो कम फोर्स लगाया था, तब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना हुआ। यानी समझ लो, बढ़िया सुनो जो बात बोल रहे हैं, एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जिधर डाइपोल मोमेंट होता है उधर होता है। बोलो डाइपोल मोमेंट किधर होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जानते हो ना, माइनस से प्लस की ओर, इधर ना डाइपोल मोमेंट हमेशा इधर होता है। तो एक्सिस पर कहीं पॉइंट लोगे ना, इधर भी कहीं पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किधर हो जाता है, डाइपोल मोमेंट के अलोंग। लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन पर उसके उल्टा ना हो गया। अरे समझ पाया। देखो इस बात को हम यहाँ नोट में लिख दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर कोई डाइपोल के कारण डायरेक्शन के लिए बात किया जाए तो हम अगर एक्सिस पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, जबकि हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ठीक उल्टा हो गया कि नहीं, समझ गया ना। ठीक है, इसको नोट करो। एक काम करो, जैसे 12th के एग्ज़ाम में जब लिखा जाता है ना तो ध्यान से सुनो, रूल होता है ये कि थोड़ा सा कुछ लिटरेचर लिखो, इसलिए क्योंकि शुरू से ही एक ट्रेडिशन चलते आया है कि टीचर जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक करते हैं ना तो चाहते हैं कि स्टूडेंट कुछ लिटरेचर भी लिखे। जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके पास +Q -Q चार्ज है, बीच का गैप इतना है, मतलब ये सब लिखोगे तो ठीक लगेगा। लेकिन ये जानो कि रूल तो ये भी है कि वो सब नहीं भी लिखा रहे तब भी फुल मार्क्स ही देना है। लेकिन बहुत से टीचर जो हैं उसको इनकम्प्लीट मानते हैं। थोड़ा सा कॉपी में लिख लो, बोल रहे हैं वो लिख लो, थोड़ा लिखो। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having charges +Q and -Q, +Q and -Q, and they are separated by a distance 2L. Distance 2L, full stop. We have to find electric field at a distance r, electric field at a distance r, small r, distance r, at a point
at a point situated on perpendicular bisector, perpendicular bisector, ठीक ना। ठीक है, अब इसको जो है तुम नोट करो। देखो जी, अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड तुमसे कुछ बात हम पूछ रहे हैं। हम लोग सबसे पहले ये पढ़े, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, ठीक ना, क्वेश्चन का आंसर भी देना जो पूछा जाएगा। तो हम लोग पढ़े कि कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो क्या मेथड है? तो ठीक है, मुझे मालूम है कि तुम लोग सब बता दोगे। चलो तुम बतलाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर कैसे पता लगाएंगे? सर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन पता लगाना है तो टेस्ट चार्ज रख देंगे जो जिसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में होता है और उसका मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, उसका डायरेक्शन जिधर डिस्प्लेस होगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक ना, कोई भी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे और जिधर फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बतलाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। बैठ, चलो उसके आगे वाले स्टूडेंट को बोलो। हाँ जी, खड़ा हो जाओ। सर हम क्लास नहीं कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, क्लास करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। सर आज से ही हमारा। हाँ अरे भाई ठीक है, आज से आ रहे हो ना क्या दिक्कत है ठीक है, घबराओ मत, तुमसे हम वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आज से आने से होता है। हाँ, ये बतलाओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव। निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2L बाई। बैठो, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बिल्कुल ये नहीं होता, ठीक ना ठीक है, ठीक, दो इसको दे दो तुम माइक। हाँ चलो जी, बोलो, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है KP बाई 2P बाई RQ। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला नहीं होता है Q इंटू 2L, चार्ज इंटू बीच के गैप को डाइपोल मोमेंट ना बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ये तो हम क्वेश्चन तुमको आज से रिलेटेड पूछ दिए, लेकिन चलो हमको आज से रिलेटेड नहीं, हमको आगे पूछना है। ये बतलाओ, मतलब पिछले दिन जो पढ़े हम लोग, लाइंस ऑफ फोर्स के दो प्रॉपर्टी को बता। लाइन्स ऑफ फोर्स वो तो याद नहीं है। लाइंस ऑफ फोर्स नहीं पढ़े हो? याद नहीं है। अच्छा, ये पढ़े हो ना कि दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकता? यस सर। क्यों नहीं कट कर सकता? क्योंकि एक लाइन दो लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को इसलिए कट नहीं कर सकते कि एक जगह पे दो टेंजेंट आ जाते हैं, इसलिए हम दो कट नहीं कर सकता दो इलेक्ट्रिक फील्ड। खड़ी हो जाओ। टू लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि जो पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट किया तो उस पर दो टैंजेंट बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, मतलब इट इज़ नेवर पॉसिबल। हाँ, मतलब कि अगर दो लाइंस ऑफ फोर्स कहीं इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है।
अब चलो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के दो प्रॉपर्टी को बतलाओ। वो कंजर्व नहीं अगर हम लोग एक गुड कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज़ीरो मतलब डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि हाँ ठीक है, बैठो। नहीं मतलब लिस्टेड करके याद नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो जी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और जाहिर है पिछले दिन ही बतलाए हैं वो सब, तुम लोग भी पूरा रिवीजन करके आए हो, क्योंकि पूरा जो है तुम लोग तो बात मानने वाले हो, ऐसा तो है नहीं तुम लोग माता पिता और गुरु को सबसे ऊपर रखते हो कि महाकाल ग्रुप बनाए हुए है ना। अब जो है लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड जिससे हम क्वेश्चन पूछेंगे वो जवाब देगा। हाँ जी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ऐसा क्यों? सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा कॉन्टिन्यूस लगता है, इसलिए वो भी कॉन्टिन्यूस। हाँ, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के पाथ में कोई चार्ज को रख देते हैं, कोई मेटल को रख देते हैं, कंडक्टर को रख देते हैं, तब भी क्या वो हम कंटिन्यूअस लाइन के द्वारा ही लाइंस ऑफ फोर्स को दिखाएंगे? नो सर, तब उस टाइम उस मोमेंट पे जो कंडक्टर रहता है उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डिसअपियर हो जाता है। और तो ये डिसअपियर होने का रीज़न क्या है? सर क्योंकि उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं मेटल्स में, कंडक्टर्स में, तो जो वो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उसके मतलब नेगेटिव चार्ज एक साइड और पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड एक्यूमुलेट होता है। यानी कि अगर तुमसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हो जाता है? क्यों? कौन कौन स्टूडेंट जवाब देना चाह रहा है? हाथ उठाओ। हाँ उसको दीजिए, वो जवाब देना चाह रहा है और बाकी कह रहा है कि नहीं भैया हम जवाब नहीं देंगे। मेरा फोटो अगर कहीं आ गया तो वायरल हो जाएंगे हम, है कि नहीं है? हमारा तो बड़ा तकलीफ बढ़ जाएगा, फिर लोग ऑटोग्राफ मांगते चलेंगे। तो सर हाँ जी बोलो। अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है जिसके कारण बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देता है। अच्छा, अगर तुमसे कोई कहे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस होता है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेटल के अंदर कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? वो तो जीरो हो गया, तो डिसकंटिन्यूअस ना हो गया? नो सर, होता तो कंटिन्यूअस है, लेकिन अंदर मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एक साइड आ जाता है और प्लस एक साइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण एक और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है जो कि कैंसिल कर देता है बाहर। हाँ बिल्कुल सही है। बोलेंगे कि जब मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो मौजूद रहता ही है, लेकिन जो चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है माइनस और प्लस, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर देता है और इस तरह से मेटल के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। ठीक है बैठो। चलो, उम्मीद है तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी तक में लाइंस ऑफ फोर्स के सारे प्रॉपर्टी पढ़ गए होंगे। ये बतलाओ कि कोई भी कंडक्टर से लाइंस ऑफ फोर्स जो निकलता है या चाहे उसमें इंटर करता है तो शर्त क्या है? जाहिर है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा ये बतलाओ, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो हम लोग दिखाते हैं वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि नहीं? क्या रिलेशन है? जितने ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स उतना ही ज़्यादा, है ना? अब ये क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप बना सकता है? तो कोई अगर ये पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है, तो उसका कारण क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और जब वो क्लोज लूप बना देगा लाइंस ऑफ फोर्स,
यानी जहाँ से स्टार्ट हो और फिर वहीं लाइन्स ऑफ फोर्स पहुँच जाए, तो एक तो ऐसे ही गलत हो गया कि पॉजिटिव चार्ज से निकला फिर पॉजिटिव चार्ज में आके इंटर कर गया, ऐसा तो होगा नहीं। दूसरी बात, अगर लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाएगा तो वर्क जो होगा वो जीरो हो ही नहीं पाएगा राउंड ट्रिप में, क्योंकि वो कंटिन्यूसली या तो हेल्प करते रहेगा नहीं तो विरोध करते रहेगा। समझ रहे हो? इसी कारण, यानी सिंपल वे में बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, हेंस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। क्लियर है? एक बात और याद करो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर कर्व शेप में बनाया हुआ रहे और तब मुझसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर किधर होगा, तो क्या बोलेंगे? बोलो। तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना? बिल्कुल सिंपल है। अब देखो जी, एक क्वेश्चन इस तरह से कहा गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सोच करके जवाब देना। कह रहा है क्या, ये कंडक्टर है और इमेजिन करो कि इसके ऊपर का जो हाफ पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे का जो हाफ पार्ट है वो निगेटिवली चार्ज, दोनों इक्वल वैल्यू का चार्ज। देखो जी, तुमसे कहा गया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होगा वो इस तरह का होगा। इससे जो है निकला और इसमें, ठीक है, ये एरो उल्टा दिखाया गया। थोड़ा सोच करके जवाब देना। अगर एक ऑप्शन ये है, फर्स्ट ऑप्शन ये है, क्या ये ऑप्शन तुमको सही लग रहा है? कहा गया लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह का हो सकता है कि नहीं? थोड़ा सोच करके बतलाओ। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस केस में ऐसा हो सकता है कि नहीं? बोलो, जो भी मन में आवे, गलत सही तुम बोल सकते हो। ठीक है, तब तक सोचो, हम दूसरा ऑप्शन लिखते हैं। ठीक ना? इधर जो है पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो, अब नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स तो एक से ज़्यादा दिखा ही सकते हैं, बस केवल हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि सोच करके बतलाओ, ये ऑप्शन सही लग रहा है कि नहीं? कितने लोगों को ये ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है? चलो, 4 स्टूडेंट हैं जिनको ये सही लग रहा है। ठीक है, थोड़ा खड़े हो जाओ। ये बतलाओ कि ये ऑप्शन तुमको सही क्यों लग रहा है? पॉसिबल है क्योंकि साइड में एक और कंडक्टर डाल देंगे जिसमें ऊपर नेगेटिव चार्ज और नीचे पॉजिटिव चार्ज हो, पॉसिबल हो सकता है। ये क्या बोल रहे हो? बैठो। हाँ, ध्यान सुनो जी। बोलेंगे कि लाइन्स ऑफ फोर्स जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाता है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए। तो सोचो, यहाँ अगर कोई प्लस चार्ज तुम रखोगे, ये क्यों गलत है? थोड़ा सोचो। यहाँ प्लस चार्ज तुम रखोगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। सोचो, ये रिपेल कर रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट इधर ना हो गया? कभी इधर रिजल्टेंट हो पाएगा? बोलो।
इसलिए ये बिल्कुल ही गलत है। दूसरा चीज़ और देखो, ऊपर वाला लाइन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये लाइन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी और इधर भी है, ये दोनों कैसे हो जाएगा? समझ रहे हो बात को? यानी ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सोचो इस केस में ये ऑप्शन पॉसिबल है कि नहीं है। तो बोलेंगे कि देखो एक बात तो सही है ना, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, निगेटिव में इंटर, ये तो गलत बनाया हुआ नहीं। जहां तक सवाल है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो ये जो बनाया हुआ कर्व है उसके अनुसार एलोंग दी टेंजेंट इधर होगा कि नहीं? बोलो, टेंजेंट तो इधर की ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और थोड़ा रूल से चेक करो, यहाँ प्लस चार्ज रखोगे ये रिपेल करेगा, अब माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, एक अट्रैक्ट किया एक रिपेल, रिजल्टेंट इधर आया कि नहीं आया? अरे समझ रहे हो? तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। समझ रहे हो ना? यानी जब चेक करना होना अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाए तो क्या होता है कि जब ऐसा ऐसा फोटो मिलता है ना तो तुमको लगता है कोई ऑर्नामेंट तो नहीं है, क्या बना हुआ है, और अलग अलग ही तो गजब गजब क्वेश्चन है। वो जानबूझ करके इस तरह का डिजाइन बनाएगा, अब फिर उसी डिजाइन में तुम फंस जाओगे। तो इसलिए चेक करना कि जो एरो दिया गया है वहाँ अगर प्लस चार्ज रखेंगे तो उधर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो डायरेक्शन सही है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही सीखेंगे।